दोस्तों, आपने सैम बहादुर मूवी का नाम सुना होगा। हाँ, शायद बहुतों ने इस मूवी की जगह एनिमल मूवी देखना प्रेफर किया होगा, लेकिन विक्की कौशल स्टारर इस मूवी का पोस्टर तो जरूर देखा हो। सैम बहादुर ये मूवी इंडियन आर्मी के फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की लाइफ पर बेस्ड है। सैम मानेकशॉ वो पहले ऑफिसर थे जिनको फील्ड मार्शल के पोस्ट तक एलिवेट किया गया था। इन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया था। मानेकशॉ वो ऑफिसर थे जिनकी लीडरशिप के अंडर इंडिया के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। 13 दिसंबर 1971 के दिन 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स ने इंडियन इन्वेजन के सिर्फ 12 दिनों के अंदर सरेंडर कर दिया था। इस सरेंडर के बाद में जन्म हुआ था आज के मॉडर्न डे बांग्लादेश का। आपको शायद ये बात पता होगी कि इंडिया ने बांग्लादेश के फॉर्मेशन में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन सैम मानेकशॉ के एक्सपीरियंस्ड और स्ट्रीट स्मार्ट लीडरशिप के सामने कैसे पाकिस्तान मजबूर हो गया एक सेपरेट बांग्लादेश फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। आज के पॉडकास्ट में बांग्लादेश फॉर्मेशन की पूरी कहानी जानेंगे शुरुआत से। वेलकम टू द वर्ल्ड कास्ट, आपका अपना इंटरनेशनल पॉडकास्ट। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश आज अपने बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जाना जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर क्लोथिंग ब्रांड्स मेड इन बांग्लादेश होते हैं, इंक्लूडिंग ज़ारा एंड H&M। आज बांग्लादेश का ढाका दुनिया के कुछ बड़े शहरों में से एक है और बांग्लादेशी ह्यूमन रिसोर्स आज दुनिया के हर कंपनी में दिखाई देता है। इस वर्ल्ड इकोनॉमी में बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पजल बन चुका है। ऑल्दो बांग्लादेश ने पॉवर्टी को कुछ हद तक पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन आज भी बांग्लादेश वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 81st रैंक पर आता है, हालांकि इंडिया की रैंक 111 है। कहने की बात यह है कि बांग्लादेश में आज दिख रही रीजनेबल स्टेबिलिटी हमेशा से यहाँ के लोगों की रियलिटीज का पार्ट नहीं थी। कहानी की शुरुआत करते हैं 1797 से, जब इंडिया में मुगल राज था। उस जमाने में बांग्लादेश नाम से कोई जगह नहीं थी। एक बंगाल प्रोविंस थी जिसकी कैपिटल ढाका हुआ करता था। मुगल राज के पहले यहाँ पर कई हिंदू और बुद्धिस्ट रूलर्स ने राज किया, लेकिन बंगाल में मुगल्स ने काफी पीसफुली रूल किया था। कई जगहों पर हिंदू जमींदारों के साथ मिलकर मुस्लिम शासकों ने यहाँ राज किया, लेकिन समय पलटा 1757 में, जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया मुगलों और ब्रिटिशर्स के बीच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, मुगलों की तरफ से नवाब सिराजुद्दौला ने लड़ाई का मोर्चा संभाला। युद्ध की कहानी यह थी कि नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ अधिकारियों के साथ धोखा दिया और कंपनी के समर्थक मीर जाफर के साथ मिल गया। युद्ध के दिन मीर जाफर की फौज ने सिराजुद्दौला की फौज को धोखा दिया और युद्ध में हार गई। इस जीत के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन मीर जाफर कंपनी के हाथ एक पपेट बन चुका था। प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। इस जीत ने इंडिया की हिस्ट्री में एक बड़ा चेंज ला दिया और कंपनी ने बंगाल और आगे चलकर पूरे भारत पर अधिकार जमाया। लेकिन वो हिस्ट्री किसी और दिन, आज बात सिर्फ बंगाल की। तो पूरे 19th सेंचुरी में बंगाल मोर और लेस ब्रिटिश कंट्रोल में रहा, लेकिन बंगाल एक बहुत बड़ी प्रोविंस थी, इसे मैनेज करना मुश्किल था। इसलिए सबसे पहले 1874 में आसाम को बंगाल से अलग किया गया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, तो बंगाल पार्टीशन का प्लान सामने लाया गया। इस पार्टीशन प्लान के सेंटर में थे वाइसरॉय कर्जन, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज नथानियल कर्जन। 1905 में कर्जन की लीडरशिप में 2 नए प्रोविंसेस बनाए गए, जो कि कल्चरल और पॉलिटिक्स के आधार पर थे। पश्चिमी बंगाल या वेस्टर्न बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा शामिल थे, और पूर्वी बंगाल या ईस्टर्न बंगाल और असम। पश्चिमी बंगाल का सेंटर कैलकाटा में था, जिसमें मेजॉरिटी हिंदू लोग थे, जबकि पूर्वी बंगाल और असम प्रोविंस का सेंटर ढाका में था, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कुशलता को बढ़ाने के अलावा कर्जन का मकसद था मुसलमानों और हिंदुओं के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना बंगाल प्रोविंस में। इस पार्टीशन को नवाब सलीमुल्लाह, चित्तारंजन दास, फजल उल हक एंड शरद चंद्र बोस जैसे लीडर्स का सपोर्ट था, लेकिन बाकी जगहों पर इस पार्टीशन को अपोज किया जा रहा था। आखिर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ 1912 में और बंगाल को फिर से यूनिफाई किया गया। अब इस टाइमलाइन में जंप करते हैं सीधा 1940 में। 1912 से 1940 के बीच बंगाल और रेस्ट ऑफ इंडिया की हिस्ट्री मोस्टली सिमिलर लाइंस पर चलती है। कई बंगाली यूथ्स ने खिलाफत मूवमेंट और गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी साथ दिया, लेकिन 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ। इसी वॉर में सैम मानेकशॉ ने ब्रिटिश आर्मी को बर्मा में लीड किया था और जापानीज पावर्स का डट के मुकाबला किया था। उनका इतना इन्फ्लुएंस था कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट भी मानेकशॉ को उनके नॉन हिंदू बैकग्राउंड की वजह से पार्टीशन के बाद पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करने का न्योता देते हैं।
लेकिन वो इसे ठुकराते हैं। खैर, मानेकशॉ की कहानी आगे बताएंगे। अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं बंगाल के नेक्स्ट पार्टीशन पर। 1947 में जब टू नेशन प्लान की बात होने लगी और ब्रिटिश इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान जैसे दो कंट्रीज में फॉर्म करने का डिसीजन लिया गया, तब इस डिसीजन की सबसे क्रिटिकल कड़ी थी बंगाल। बंगाल का ज्यादातर हिस्सा जो ढाका सेंट्रिक था, वो मुस्लिम डोमिनेटेड था। यहाँ उस वक्त के मुस्लिम लीग के नेता और बाद में आवामी लीग के बड़े नेता हुसैन सुहरावर्दी एक इंपॉर्टेंट इंसान थे। सुहरावर्दी एक ऐसे नेता थे जो पार्टीशन के अगेंस्ट खड़े थे। उनका मानना था कि रिलीजियस डिफरेंसेस को अलग रखकर एक यूनाइटेड बंगाल की स्थापना की जाए। इसके लिए उन्होंने कई कॉन्फ्रेंसेस भी की, लेकिन पार्टीशन के दौरान बंगाल में लाखों हिंदू और मुस्लिम लोग मारे गए। राइट्स इतने ब्लडी थे कि दोनों तरफ के लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए। ऐसे में सुहरावर्दी ने गांधी का साथ देने का फैसला किया नोआखली में, लेकिन यह पीस ज्यादा दिनों तक नहीं टिका। आखिर जून 1947 में ईस्टर्न बंगाल के लेजिस्लेटर्स ने, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम लीग के थे, इन्होंने पाकिस्तान के साथ जुड़ने के पक्ष में वोट किया। वहीं दूसरी ओर वेस्ट बंगाल ने इंडिया के साथ रहने का फैसला किया। बिहार, उड़ीसा और असम पहले से ही बंगाल से अलग हो चुके थे। तो एक ब्लडी पार्टीशन के बाद पाकिस्तान फॉर्म हुआ। एक हिस्सा वेस्ट में, जहां मोस्टली पंजाब और सिंध के पार्ट्स थे, वही दूसरा हिस्सा ईस्ट में, विच वॉज प्रीडोमिनेंटली बंगाली स्पीकिंग। लगा था कि अब रिलीजियस आइडेंटिटी पर एक हुआ देश एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी देगा। 1956 में हुसैन सुहरावर्दी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी चुने जाते हैं। वो अब अवामी लीग का हिस्सा थे, जिसने दूसरी पार्टीज के साथ अलायंस में सरकार बनाई थी। लेकिन 1957 में कूप हुआ और सुहरावर्दी को हटाया गया। तब से ही शुरुआत हुई उर्दू वर्सेस बंगाली के स्ट्रगल की। दोस्तों देखिए, कितनी अजीब बात है। लोग रिलीजियस आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपनी रीजनल आइडेंटिटी उनके सबकॉन्शियस में किस हद तक बसी है, उसके बारे में सोचते भी नहीं। लेकिन रीजनल आइडेंटिटी रिलीजियस आइडेंटिटी पर हावी हो रही थी और ईस्ट पाकिस्तान में रिबेलियन की हवाएं तेज हो चुकी थी। उर्दू डोमिनेटेड वेस्ट पाकिस्तान ने अब अपना पूरा कंट्रोल एजर्ट करना शुरू कर दिया था। 1963 में सुहरावर्दी की एग्जाइल में मौत हो जाती है और उनके बाद अवामी लीग को लीड करते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो कि मॉडर्न बांग्लादेश के फादर फिगर माने जाते हैं। शेख मुजीब एक जमींदार परिवार से आते थे। उन्होंने अवामी लीग की लीडरशिप की थी 1963 के बाद। जब से पाकिस्तान फॉर्म हुआ, तभी से यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं का डोमिनेंस दिखा। इसी डोमिनेंस को खत्म करने के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट प्रोग्राम की सिफारिश की थी। इसमें ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग फेडरल स्टेट डिक्लेयर करने की मांग की थी। वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं ने इस डिमांड को नहीं माना और फिर शुरू हुआ स्ट्रगल आम बंगालीज का अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को मिलिट्री में, सरकार में, जीडीपी में, हर चीज में एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ा। शेख मुजीब के 6 पॉइंट प्रोग्राम के सपोर्ट में बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। इन डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वॉलेंटली क्रश किया। कई एक्टिविस्ट्स और स्टूडेंट लीडर्स को डिटेन किया। सैकड़ों लोगों की इसमें जान भी चली गई। 1970 में पाकिस्तान के इलेक्शन हुए, जिसमें 317 सीट्स में से 167 सीट्स अवामी लीग ने जीती। मुजीबुर रहमान की लीडरशिप वाली पार्टी एक स्टेबल गवर्नमेंट देने की पोजीशन में आ चुकी थी, लेकिन उसी वक्त उनको डिटेन किया गया। उस अरेस्ट के बाद प्रोटेस्ट्स का सिलसिला ऐसा चला कि पाकिस्तानी आर्मी ने आम बंगालीज को टारगेट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान आर्मी के डर से लगभग 10 मिलियन लोगों ने इंडिया में रेफ्यूज ले लिया। अब यह मामला सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल मामला नहीं था। इंडिया खुद एक इकोनॉमिकली क्रिटिकल फेज से गुजर रहा था। ऐसे में इतने रेफ्यूजीज का बोझ सहन करने की पोजीशन में इंडिया नहीं था। ऐसे में इंडियन पीएम इंदिरा गांधी की लीडरशिप में इंडिया ने पाकिस्तान के दोनों फ्रंट्स पर अटैक करना शुरू किया। इसमें सैम मानेकशॉ ने इंडियन आर्मी को लीड किया था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के फ्रंट्स पर सभी आर्मी के सेक्शंस को साथ लाकर एक फ्रंटल अटैक लॉन्च किया, लेकिन इंडियन आर्मी के इस अटैक को प्रोवोक किया था पाकिस्तान के ऑपरेशन सर्च लाइट। 25 मार्च 1971 में लॉन्च किए गए इस मिशन का मकसद था सभी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट को एलिमिनेट करना। वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स किसी भी हालत में शेख मुजीबुर रहमान को पावर रिज्यूम करने नहीं देने वाले थे, भले ही उन्होंने इलेक्शन जीते थे। ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद लाखों बंगाली यूथ ने मुक्ति बाहिनी ज्वाइन। इसमें गुरिल्ला ग्रुप्स ने पाकिस्तान आर्मी और जमाती इस्लामी के रजाकार ग्रुप्स का विरोध वायलेंट तरीकों से किया। पाकिस्तान ने दिसंबर 1971 में इंडियन आर्मी के बेस पर भी अटैक किया, जिसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के सभी फ्रंट्स पर अटैक किया। कोल्ड वॉर का जमाना था, तो पाकिस्तान को एक्सपेक्टेड था कि अमेरिका उनके सपोर्ट में आएगा, लेकिन वो अकेले पड़ गए।
सैम मानेकशॉ की मिलिट्री ब्रिलियंस के सामने सिर्फ 12 दिनों में पाकिस्तान की आर्मी ने हार मान ली और मिलिट्री जनरल नियाजी ने सरेंडर पेपर्स भी साइन किए। उसकी फोटो आज भी काफी पॉपुलर है। तो कुछ ऐसे इंडिया की हेल्प लेकर अवामी लीग और मुक्ति बाहिनी के लोगों की वजह से फॉर्मेशन हुआ बांग्लादेश स्टेट का। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले पीएम चुने गए और 1974 में बांग्लादेश यूएन का हिस्सा भी बन गया। 3 सालों तक चाइना ने बांग्लादेश को यूएन का मेंबर बनने से रोका था। तो दोस्तों, ये थी कहानी बांग्लादेश के बनने की। इसके सालों बाद आज बांग्लादेश एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के तौर से आगे बढ़ रहा है। वही पाकिस्तान अभी भी अपनी इंटरनल स्ट्रगल्स और फाइनेंशियल ट्रबल से घिरा हुआ है। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं और किसी कंट्रीज के फॉर्मेशन की स्टोरीज जानने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सजेशंस दें।